हेलो दोस्तों, पॉइंट ऑफ लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं इतिहास की एक ऐसी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की श्रृंखला जो कि प्राचीन भारत से संबंधित है। आज जो हम आपके लिए चैप्टर लेकर के आए हैं उसमें भी हमने प्राचीन भारत से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को शामिल किया है। अब तक के हमने अध्यायवार प्राचीन भारत के जो भी घटनाक्रम या शासन व्यवस्थाएं, राजवंश हुए या हड़प्पाकालीन सभ्यता और सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, मौर्य वंश, गुप्तोत्तर काल, संगम काल, इनसे संबंधित अध्याय और उनमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को शामिल किया। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब हमारे अध्याय यहाँ पे किसी विशेष राजवंश या कोई विशेष काल समय में ना होकर के, बल्कि अब जो हमने आगे के कुछ चैप्टर इसमें शामिल किए, कुछ अध्याय शामिल किए, उसमें प्राचीन भारत के विविध प्रश्नोत्तरों को हमने शामिल किया जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो जो आज का हमारा अध्याय है उसी क्रम में विविध प्रश्नोत्तर के क्रम में है, जिसमें प्राचीन भारत के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और इसी तरीके से अध्याय 9, 10, 11, 12 में भी हमने विविध प्रश्नोत्तरी शामिल की। तो शुरू करते हैं आज का ये अपना अध्याय। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर नए हैं तो आपसे सिर्फ इतनी सी हमारी छोटी सी विनती है कि आप हमारे चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। पहला प्रश्न जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था, यानी विक्रम संवत प्रारंभ होने की तिथि क्या है। तो ये 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत जो है 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा शुरू किया गया था। अगला है पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन के साधन क्या थे। तो पुरापाषाण काल में जो आदिमानव था उसका जो मनोरंजन का मुख्य साधन था वो था शिकार करना। अगला प्रश्न है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। तो काव्य शैली का जो प्राचीनतम नमूना हमें देखने को मिलता है वो रुद्रदामन के अभिलेख में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्ट के नाम से या फिर द पेरिस ऑफ द इरिशियन सी, लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था। उत्तर है अरिकामेडू। अगला प्रश्न है ताम्राश्म या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो उत्तर से दक्षिण की ओर रख करके दफनाते थे। अगला प्रश्न है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो भीमबेटका जो हैं गुफाओं के शैल चित्र हैं। अगला प्रश्न है भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले किया गया वो हेरोडोटस के द्वारा किया गया और हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री या इतिहास का पिता भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किसे संबंधित है। तो वो हेरोडोटस से संबंधित है या हेरोडोटस को ही फादर ऑफ हिस्ट्री या इतिहास का पिता की संज्ञा दी जाती है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था। तो सिंधु व झेलम नदी के बीच स्थित था। जो तक्षशिला था वह झेलम नदी के बीच स्थित था। इसी के साथ है निम्नलिखित प्राचीन भारत
ती अभिलेख में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग के लिए सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो सोहगौरा ताम्रपत्र जो है ये एक शाही आदेश है। आगे बढ़ते हैं। पुलकेशियन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 601। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक विशाख दत्त था। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो कर्मवाद का जो सिद्धांत है वो इन तीनों ही धर्मों में एक जैसा है। इनसे संबंधित जो धारणा है वो समान है। निम्नलिखित जोड़ों में कौन एक सुमेलित नहीं है? कर्पूर मंजरी हर्ष द्वारा रचित है, ये सही नहीं है। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो न्यूमिस्मेटिक्स जो है सिक्कों और धातुओं के अध्ययन को कहा जाता था। जो सिक्कों और धातुओं का अध्ययन किया जाता था उसे न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सप्रवास दाता के लेखक कौन हैं? तो सप्रवास दाता के लेखक जो हैं वो भास हैं। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो एक ऐसा स्रोत है जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के ऊपर मौन है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है या किसे माना जाता है? तो क्रो-मैग्नन मनुष्य मानव को आधुनिक मानव का पूर्वज माना जाता है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप कौन सा है? ब्राह्मी। जो ब्राह्मी लिपि प्राचीनतम थी वही आधुनिक देवनागरी लिपि का रूप है। मानव द्वारा सबसे पहले जो प्रयुक्त अनाज था वो कौन सा था? तो मानव ने सबसे पहले गेहूं और जौ का प्रयोग किया था। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो क्रो-मैग्नन मानव जो है इसे आधुनिक मानव या नवीनतम मानव समझा जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो चार्ल्स विल्किंस पहला अंग्रेज था जिसने सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। बोरोबुदुर किसका स्थल है? जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बहुत बड़ा स्तूप है। तो बोरोबुदुर किसका स्थल है? तो बोरोबुदुर जो है 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बहुत बड़ा स्तूप है। और स्तूप जो होते थे वो बौद्ध धर्म से संबंधित होते थे, यानी कि बौद्ध धर्म का ये स्थल है। अगला है, स्वप्रवास दाता के लेखक कौन है? ये प्रश्न हमारा रिपीट हुआ है, भास हैं। आगे बढ़ते हैं। मालती माधव का लेखक कौन था? तो मालती माधव का लेखक जो है वो भवभूति है। भवभूति के द्वारा मालती माधव लिखा गया। महापाषाण संस्कृत जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ। यानी हमें उस समय का जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसके बारे में जानकारी जो प्राप्त होती है वो हमें कैसे प्राप्त होती है? बड़े पत्थरों से घेरी गई जो समाधियाँ हैं इनके बारे में हमें महापाषाण संस्कृति परिचय कराती है। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो वो पुस्तक पंचतंत्र है। पंचतंत्र जो है उसका 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। हितोपदेश के लेखक कौन है? तो हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं। ध्यान से याद रखिएगा आप लोग।
नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने की है। भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र की रचना की गई है। निम्नलिखित में से किसकी चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? तो जो ताम्र पाषाण युग है इसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो ये बौद्ध धर्म और बौद्ध दर्शन या बौद्ध शिक्षा के लिए नालंदा विश्वविद्यालय भारत में नहीं बल्कि विश्व में प्रसिद्ध था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो विश्व प्रसिद्धि का प्रमुख कारण था वो बौद्ध धर्म या बौद्ध दर्शन था। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं? हरिसेन हर्ष। तो हरिसेन और हर्ष का कोई संबंध नहीं है। मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त धातु कौन थी? तो तांबा था। मनुष्य ने सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया या उपयोग में लाया, अपने उपयोग में जिस धातु को उसने शुरू किया वो लोहा नहीं था, ध्यान रखिएगा, तांबा था। मनुष्य ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग शुरू किया। प्राचीन भारत में बौद्धेय कौन थे? तो एक गणतांत्रिक जनजाति हुआ करती थी जिसे बौद्धेय के नाम से जाना गया है और ये जनजाति प्राचीन भारत में विद्यमान थी। प्राचीन भारत की जनजाति थी और गणतांत्रिक जनजाति थी जिसे बौद्धेय कहा जाता था। निम्नलिखित में किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग को चाल्कोलिथिक एज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। आगे देखते हैं अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट जो है कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट में बहुत बड़ा जैन मंदिर है। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना हमको किस पुरास्थल से प्राप्त होती है? तो वो अरिकमेडु स्थल है। अरिकमेडु एक ऐसा स्थल है जहाँ से हमें भारत और रोम के बीच व्यापारिक संबंधों की बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से और बाईं ओर से लिखी जाती थी? यानी एक बार दाएं से बाएं की तरफ बढ़ते थे, जैसे कि हम फारसी और उर्दू वगैरह देखते हैं, और उसके बाद में बाएं से दाएं की तरफ बढ़ते थे, जैसे कि अभी जैसे दाएं से बाएं मतलब लिखते हैं। तो प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि थी जो दाएं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? वो खरोष्ठी लिपि थी। खरोष्ठी जो है दाईं ओर से चलती थी और बाईं ओर से आती थी। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो मणिग्राम जो था, मणिग्राम व्यापारियों का निगम हुआ करता था प्राचीन भारत में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको भी ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। बिहार महान धार्मिक केंद्र है किस चीज़ का? तो बिहार जो था वो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनका एक महान केंद्र हुआ करता था प्राचीन समय में। अंतिम प्रश्न है, कौन सम्मिलित नहीं है? जैन धर्म, बाइबिल। तो जो बाइबिल का संबंध है वो जैन धर्म से दूर दूर तक नहीं है। बाकी जोड़े यहाँ पे मतलब कुछ यहाँ पे सीधे उत्तर आपके सामने लिखा हुआ है, क्योंकि ये जोड़ों का पूरा सवाल ना आकर के सिर्फ सीधे उस लाइन को दे दिया गया है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो बाइबिल ग्रंथ है, एक धार्मिक ग्रंथ है, और बाइबिल जो है ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम है, पवित्र ग्रंथ है जो कि ईसा मसीह से संबंधित है। महावीर स्वामी से बाइबिल का कोई संबंध नहीं है और ना ही जैन धर्म का बाइबिल से कोई संबंध है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यही आप यहाँ पे सुमेलित जैसे लिखा हुआ उत्तर भी दिया हुआ कि जैन धर्म बाइबिल ये सुमेलित है कि नहीं, तो इनका कोई मेल है हो ही नहीं सकता, ये आपस में सुमेलित नहीं है। बाइबिल ईसा मसीह ईसाई धर्म से संबंधित और जैन धर्म से जैन ग्रंथ जो हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं। इस प्रकार से आज हमने कुछ
कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न प्राचीन भारत के विविध प्रश्नोत्तर के रूप में शामिल किए हैं। अभी जो अगले अध्याय हमारे 3-4 हैं उनमें भी हमारा यही प्रयास है कि अब हम विविध प्रश्नोत्तरों को शामिल करें, क्योंकि जो हमने अध्यायवार था वो तो प्राचीन भारत को हमने अध्यायवार प्रश्नों को शामिल कर लिया अपने वीडियो में। अब उन्हीं सभी अध्यायों के जो प्रश्नोत्तर हैं या जो प्रश्नोत्तर छूट गए हैं उनको अब हम एक साथ मिक्स करके मिश्रित रूप से उनका अध्ययन करेंगे, जिससे हमें तैयारी करने में भी आसानी रहेगी और तैयारी अच्छे से भी हो जाएगी। तो आगे भी जो हमारे अध्याय होंगे उनमें भी हम 3-4 अध्याय हमारे बचे हुए हैं, उनमें हम विविध प्रश्नोत्तर के रूप में ही अध्ययन करेंगे। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। देखते रहें पॉइंट ऑफ लर्निंग, बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगले अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के साथ।